नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रिसर्च की कक्षा में फिर से उपस्थित हूं, जिसमें अभी पूरी न्यायादर्श का के प्रकार के रूप में हम लोग अभी चल रहे हैं, पूरी सीरीज के रूप में चल रहे हैं। और उसमें देखेंगे तो हमने सारा कुछ बताया हुआ है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो न्यायादर्श के प्रकार होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ सैंपलिंग जो होते हैं वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, संभाव्य होता है, दूसरा कौन सा होता है, असंभाव्य होता है। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, मैंने इस संभाव्यता के बारे में, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होते हैं उसके सारे प्रकार को मैंने बता दिया है। असंभाव्य के जो प्रकार होते हैं उसमें भी मैंने कल की कक्षा में दो प्रकार बताए हैं। और आज मैं फिर से इस असंभाव्यता में जो नॉन रैंडम सैंपलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसके प्रकार के दो रूप को आज हम बताएंगे। एक कोटा और दूसरा हेमकेंद्र, जिसको कि हम कोटा सैंपलिंग के नाम से जानते हैं और स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित सारी समस्याओं को आप क्लियर कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि असंभाव्य हम किसको कहते हैं, तो जनसंख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में जहां पर सबके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं होती है और पक्षपात होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी या असंभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं। ये किस में आता है, तो अयादृच्छिक प्रतिदर्श में आता है। किस में आता है, अयादृच्छिक प्रतिदर्श में आता है। तो ये अयादृच्छिक प्रतिदर्श, अर्थात यहां पर देख रहे होंगे कि अयादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक, अर्थात जो नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स है उसके अंतर्गत, अर्थात ये जो असंभाव्यता है वो असंभाव्यता किसके अंतर्गत आता है, अयादृच्छिक के अंतर्गत। अर्थात इसमें हम रैंडम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रैंडमली हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये अयादृच्छिक में आता है। अब अयादृच्छिक तकनीक में बहुत सारे प्रकार हैं। मैंने कल दो प्रकार को बताया है। आप अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसमें जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जो आते हैं हम सीधे कोटा सैंपलिंग पर। अब कोटा सैंपलिंग दरअसल होता क्या है, इसको हम कोटा सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, नियतांक के नाम से जानते हैं या यथांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोटा सैंपलिंग दरअसल नाम से स्पष्ट है। कोटा, कोटा का मतलब क्या है, मेरे कोटे में क्या आता है, आपके कोटे में क्या आता है। अर्थात यहां पर क्या होता है कि विभाग से संबंधित यहां पर सीधी सीधी चीजें हमें समझ में आती है कि कोटा मतलब कहीं ना कहीं विभाग तो होगा ही, अर्थात उसको टुकड़े तो करेंगे ही। तो अगर मैंने आपको बताया था इस संभाव्यता, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसमें मैंने एक बताया था स्तरीकृत न्यायादर्श, जिसको कि हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श को अगर आपने समझा होगा तो आप बहुत ही आसानी से आप कोटा सैंपलिंग को जान सकते हैं। अब इसमें दरअसल होता क्या है कि कोई भी जो हमारी जो जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या से ही तो हम कभी भी क्या करते हैं, न्यायादर्श निकालते हैं, तो उसमें जनसंख्या का होना जरूरी है। अब जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में हम क्या करते थे कि छोटी जनसंख्या को चुनते थे, छोटी जनसंख्या को। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, छोटी जनसंख्या लेंगे, छोटी जनसंख्या लेंगे। अब छोटी जनसंख्या लेंगे और उस पर हम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, सपोज यहां पर जब भी हम जनसंख्या का चुनाव करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं और पीएचडी वाले हैं, उस पर मुझे अगर करना होगा, अगर हमारी उस टाइप की समस्या होंगी, और मान लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में
कुल मिलाकर के जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं। सपोज मान लीजिए 1000 ही तो नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि ये 3 है, एक है ग्रेजुएशन है, दूसरा क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन, और तीसरा क्या है पीएचडी। अब ग्रेजुएशन में निश्चित तौर पर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। मान लेते हैं कि इसमें कितने हैं 500 हैं, 500 स्टूडेंट हैं। इस पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हैं 300 स्टूडेंट हैं, और इसमें पीएचडी में हम मान लेते हैं कि 200 स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं कि अब अगर कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 1000 है। अब 1000 जनसंख्या में यहाँ पर हमें क्या करना है, स्तर में बांटना है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्तर में बांटते थे, तो स्तर में बांटना जरूरी है, तो तभी कोटा सैंपलिंग के नाम से होगा। अब इसमें क्या होगा कि हमने देखा कि यहाँ पर 500 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 300 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 200 स्टूडेंट हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से अब जब हम यादृच्छिक प्रदर्श करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर किसी भी रैंडम मेथड का चयन करते थे, और उस रैंडम मेथड के द्वारा जो भी यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमें 10% प्रत्येक में से अगर हमें 10% अगर लेना है, तो हम किसी विधि के माध्यम से यहाँ पर 10% कितना आएगा, यहाँ पर पहले में आएगा 50, दूसरे में आएगा 30 और तीसरे में आएगा 20। अब हम उसमें रैंडम मेथड का चयन करते थे, और उसके मुताबिक इस 500 में से जो भी आता है यादर्श के रूप में हम उसका क्या करते थे, चुनाव करते थे। लेकिन चूंकि ये अयादृच्छिक प्रतिदर्श है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये आपका नॉन रैंडम है, तो हम इसमें उसका चयन किसी भी विधियों का अर्थात रैंडम मेथड का चयन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम अपनी इच्छा के मुताबिक, हम अपनी सुविधा के मुताबिक, हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जो सुविधाएं होती हैं, मुझे जो करना है, हम उसके मुताबिक करते हैं। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए कि हमें 10% को मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, तो 10% को ले लेते हैं, तो अगर मुझे 50, 30 और 20 बच्चे को लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसको लेना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगा हम उस छात्र को ले लिए, फिर जो अच्छा लगा फिर हम उसको ले लिए, किसी से पता कर लिए कि ये तेज बच्चा है कि नहीं, तो हाँ ये तेज बच्चा है, हम उसको ले लिए, ये तेज बच्ची है कि नहीं, हम उसको ले लिए। अर्थात हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी रिस्ट्रिक्शंस का यहाँ पर सहारा नहीं लेना पड़ता है, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक, हम अपनी सुविधा के मुताबिक जब यहाँ से एक प्रकार का चयन कर लेते हैं, न्यादर्शों का चयन कर लेते हैं जो कि विभाग में है। पहले क्या किए, जनसंख्या पूरी थी, उसको हम 3 स्तर में बांट लिए। उसमें 3 स्तर में, अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी योग्यता, किसी भी गुण, किसी दोष, किसी योग्यता, किसी क्षमता के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज हम ग्रेजुएशन बच्चे को ही लेते, तो ग्रेजुएशन में भी आप क्या कर सकते थे, तो गर्ल्स बॉयज में डिवाइड कर सकते थे। अब अगर मान लीजिए कि उसी में लेने थे, तो आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह वगैरह में आप डिवाइड कर सकते थे। आप दूसरे स्तर में और भी ले सकते थे, जो कि प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, सामान्य है, पिछड़ा है, ये सारे उस कैटेगरी में आप ले सकते थे। मतलब क्या है कि जो भी हमारी जनसंख्या है उसको हम किसी न किसी गुणों, दोषों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और उसको डिवाइड करने के बाद, उसको विभाग करने के पश्चात हम अपनी मर्जी के अनुसार क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं जितना मुझे करना है। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर हम क्या करते थे, एक समानुपातिक था, एक असमानुपातिक था। यहां पर आप जो भी मर्जी आप समानुपातिक यहां पर करेंगे, तो यहां पर यह समानुपातिक हो जाएगा, यहां पर समानुपातिक हो जाएगा। और असमानुपातिक करेंगे तो यहां पर
समानुपातिक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें से मैंने क्या किया कि इसमें से भी मैंने 100 बच्चे ले लिए, इसमें से भी मैंने 100 बच्चे ले लिए, और इसमें से भी मैंने क्या किए 100 बच्चे ले लिए। तो अब क्या होगा कि ये असमानुपातिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि सब में से 100 ले लिया, जबकि इसमें 500 बच्चे हैं, इसमें 300, इसमें 200 है। तो 200 का तो सीधे 50% हो गया इसका, और सबसे कम किया हुआ ग्रेजुएशन का हो गया। तो हम यहां पर ये असमानुपातिक हो जाएगा। यहां पर 10% लिए हैं, यहां 20% लिए, 30% लिए, 50% लिए, मतलब नहीं है। जो भी लिए हम सेम कैटेगरी में लिए, तो ये समानुपातिक हो जाएगा, ये असमानुपातिक हो जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर क्या होता है कि जो हम लिए हैं उसमें उसको हम खुद की मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक, अपने तरीके से हम उसको डिसाइड कर लिए और हमने उसको ले लिया। यही क्या होता है, कोटा सैंपलिंग होता है, जिसको कि हम यथांश और नियतांश के नाम से भी जानते हैं। अब हम सीधे आते हैं हिमगेंद, जिसको कि हम स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब जब स्नोबॉल सैंपलिंग होता है तो स्नोबॉल, इसको हम हिमगेंद या हिमकंदुक के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम प्रच्छन्न प्रतिदर्श के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? प्रच्छन्न प्रतिदर्श के नाम से भी। इसको हम छिपी हुई जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार से यहां पर हम क्या करते हैं, तो जब व्यक्तियों के बीच हमें अनौपचारिक संबंधों का ज्ञान करना होता है कि इनके बीच में अनौपचारिक संबंध किस प्रकार का है, कैसे हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब अनौपचारिक संबंध क्या है? अब आपने सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स को जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो सोशियोमेट्रिक अर्थात समाजमितीय टेक्निक्स में हम क्या करते थे कि वो उसमें हम अनौपचारिक संबंधों का ज्ञान करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कक्षा है, तो कक्षा में हमें ये अगर पता करना है कि कौन किसके साथ कौन क्या करता है, अच्छा मतलब दोस्ताना संबंध है, तो हम उसमें नायकीय पद्धति या मतलब कुछ जोड़े होते हैं, कुछ ट्रिपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उसके ये पूरा वृत्तांत मैंने बताया हुआ है, तो क्योंकि वो पूरा अभी नहीं बता सकते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, उसके अब कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये 3 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों जोड़े एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अकेले में अपने साथ अलग हुआ है, या फिर अगर मान लीजिए कि ये जो 5 हैं ये आपस में क्या हैं, तो जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच में जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है या अनौपचारिक जो संबंध होता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सोशियोमेट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो है वो हिमकंदुक प्रतिदर्श या स्नोबॉल सैंपलिंग में उसी अनौपचारिक विधियों का ज्ञान करने के लिए करते हैं। दरअसल अब छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर जान सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें अगर ये पता करना हो कि डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होते हैं, वो नई दवा के बारे में किस प्रकार से उनके पास जानकारी होती है। अब नई दवा के बारे में डॉक्टर के पास जानकारी कैसे मिलते हैं? अब वो हो सकता है कि किसी जर्नल के माध्यम से हो, या फिर किसी नेट पर सर्च करने के माध्यम से हो, किसी साथी के द्वारा बताए गए माध्यम से हो, या उसके जो एमआर होते हैं उनके माध्यम से हो, या फिर और माध्यम से हो, किसी और माध्यम से हो। तो कैसे उनके बारे में पता चलता है डॉक्टर्स को? अगर मुझे ये जानना है तो हम क्या करेंगे, तो विभिन्न जो डॉक्टर हैं उनसे मुझे पता करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किसको कैसे जानते हैं, नई जो अभी दवा आई है, लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपको कैसे पता चला। तो विभिन्न पर हम अपने अनुसार क्या करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि नई दवा के बारे में डॉक्टर के पास जानकारी कैसे होती है। अब ये जो कि मैंने कहा था कि छिपी हुई जनसंख्या, अब इसको समझिए। मान लीजिए कि एक क्या है, ड्रग माफिया है।
अब ड्रग माफिया है, इसने क्या किया कि अब ड्रग माफिया वो तो ये चाहेगा नहीं कि हमारा जो पता है या हमारे बारे में किसी और को पता चले, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि अगर हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बहुत सारी सजा हो सकती है। तो इसने क्या किया, तो 2 लोग ऐसे थे जिसका चुनाव इसने किया। अब 2 लोग ऐसे थे जिसका चुनाव इसने किया जो कि थोड़े से मतलब अपने थे। अब उनको धीरे धीरे क्या किया, चुपचाप से उनको थोड़ा थोड़ा ड्रग देना स्टार्ट कर दिया, मुफ्त में ड्रग देना स्टार्ट कर दिया। अब जब मुफ्त में ड्रग देना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि 1 महीने तक दिया। अब 1 महीने के बाद इन दोनों लोगों को ड्रग की आदत हो गई। अब ड्रग की जब आदत हो गई तो ये ड्रग के बिना अब रह नहीं सकता था। अब जब नहीं रह सकता था तो अब ये ड्रग माफिया क्या करता है कि इन दोनों से क्या करता है, पैसे का डिमांड करता है। पैसे का डिमांड करता है कि तुम पैसे दोगे तभी ड्रग मिलेगा। अब वो बेचारे आदी हो चुके हैं, अब नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो पैसे देना भी स्टार्ट कर देता है। अब इसको ये ड्रग माफिया इन दोनों को बोला कि मैं तुम्हें फ्री ड्रग दे सकता हूं, मैं तुम्हें फ्री ड्रग दे सकता हूं, बशर्ते तुम अपने साथ 2 और लोगों को क्या करो, जोड़ो। अगर तुम कम से कम 2 लोगों को अपने साथ जोड़ोगे तो हम तुम्हें ड्रग फ्री में देंगे, केवल तुम्हें। अब क्या किया, इन 2 लोगों ने 2 लोगों को फंसाया। अब 2 लोगों को फंसाया तो इन लोगों को भी ड्रग की आदत लगाया, धीरे धीरे इसकी आदत बन गई। फिर इसने क्या कहा, और इसने क्या कहा था कि तुम मेरे बारे में किसी भी हाल में किसी को नहीं बताओगे। इसने मान गया। अब इसको फ्री में ड्रग मिल रहा है, इसने कहा, और कहा कि 2 लोगों को ही केवल तुम्हें ज्वाइन करवाना है, हम तुम्हें फ्री में देंगे। ये 2 लोग अपना करवा लिया। अब करवा लिया तो इसको भी ये फ्री में दे रहा था, फिर बाद में इससे चार्ज करने लगा। फिर इसको भी वही बात, फिर इसने 2 लोगों को इसको करना था, फिर ये 2 लोगों को करना था, फिर ये 2 लोगों को करना था, इनको भी 2 लोगों को करना था। अर्थात इसी प्रकार से क्या हो गया, एक चेन बनता गया। अब जब चेन बनता गया तो क्या हो गया, और सबके पास, सबको ये इसने, अब जब ये देना स्टार्ट किया तो इसने कहा कि लेकिन मेरे बारे में किसी को नहीं जानकारी होनी चाहिए, कुछ किसी भी हालत में। अब यहां पर बहुत बड़ा इसका चेन बन गया। अब मान लीजिए कि यहां तक चेन आ गया है, अब किसी को नहीं पता, अब ये इसको नहीं जानता है, और ये इसको डायरेक्ट तो जान सकता है, लेकिन ये इसको नहीं जान सकता है, ये इसको नहीं जान सकता है, ये इसको नहीं जान सकता है। अब बहुत बड़ा चेन हो गया है, बहुत बड़ी श्रृंखला हो चुकी है। तो जब मुझे क्या करेंगे कि इसी प्रकार से जब हम किसी भी छिपी हुई जनसंख्या के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जब उस पर अनुसंधान करते हैं तो ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। अब एक चीज़ और देखिए, एक मान लीजिए कि एक बर्फ़ का एक टिला है, बर्फ़ का एक टिला है। अब जैसे गर्मी आ रही है तो बर्फ़ हर एक चीज़ में पड़ता है। तो बर्फ़ क्या होता है, अब मान लीजिए कि अगर उसको सही टेम्परेचर पर रखा तो वो जम गया, लेकिन अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप रख देंगे तो क्या होगा, वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर पिघलना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। अब पिघलना स्टार्ट कर देगा। आपने अगर ज़मीन पर रख दिया तो ज़मीन पर पिघल करके वो तो ज़मीन ऑब्जर्व कर लेगा इसके जो पानी होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी को आपने किसी बर्तन में रख दिया, अपने इसी को नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी इस बर्फ को रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से पिघलना स्टार्ट हो गया और कुछ देर में ये टोटल पिघल गया और पिघल करके यहाँ पर एक पानी के रूप में यहाँ पर अवस्थित हो गया। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या यहाँ पर पता है कि यहाँ का जो पानी है वो बर्फ के किस हिस्से का है, यहाँ पर जो पानी है वो किस हिस्से का है, यहाँ पर जो पानी है वो किस हिस्से का है, और यहाँ पर जो पानी है वो किस हिस्से का है, नहीं पता है।
जब नहीं पता है कि इस बर्फ का जो आकार था उसमें किस हिस्से का यहां पर पानी है, किस हिस्से का यहां पर पानी है, किस हिस्से का यहां पर पानी है, क्योंकि वो अपने आप में मिल चुका है, तो उस अवस्था में, उसी अवस्था में हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता है, उस अवस्था में इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इसका तो कभी भी अब, क्योंकि ये क्या हो गया, ये छिप गया, ये जो जनसंख्या थी वो छिप गई है। अब इसका पानी कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इसी प्रकार से जब छिपी हुई जनसंख्या के बारे में, अनौपचारिक संबंधों के बारे में, शोध में तो अनौपचारिक संबंधों के बारे में हो जाएगा, अनौपचारिक संबंधों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी होती है किसी भी जगह, किसी भी समस्या में, तो हम क्या करते हैं, तो स्नोबॉल सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।